बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में बाजार के आज का हाल तो हम बताएंगे ही, साथ ही कल के लिए क्या रहे अब आपकी खास स्ट्रैटेजी, इस पर भी करेंगे चर्चा। हमारे साथ शो में शामिल होंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी। साथ ही आज हमारे साथ हैं खास मेहमान सेठी फिनमार्ट के एमडी विकास सेठी। विकास जी, बहुत स्वागत है आपका शो में, और पूरी रिसर्च टीम जिससे समझेंगे अलग अलग सेक्टर्स का हाल। बातचीत शुरू करें उससे पहले आज के बाजार का हाल भी जान लेते हैं। तो आज हमने देखा बाजार दिन भर सीमित दायरे में रहे और बढ़त पर जाकर बंद हुए। निफ्टी इंट्राडे में 17,438 का नया रिकॉर्ड छूने के बाद 17,380 पर बंद हुआ। सेंसेक्स 70 अंक चढ़कर 58,250 के पास जाकर बंद हुआ। आज खास तौर पर आईटी, ऑटो और निजी बैंकों ने बाजार को सहारा दिया। निफ्टी बैंक में 140 अंकों की बढ़त रही, वहीं छोटे मझौले शेयरों का एक्शन जारी है। मिड कैप इंडेक्स ने लगातार 10वें दिन और स्मॉल कैप ने लगातार तीसरे दिन रिकॉर्ड बनाए। एफआईआई डीआईआई की तरफ से क्या संकेत आज मिले, समझते हैं। विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में आज की है 1650 करोड़ रुपए की खरीदारी, तो वहीं डीआईआई यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने आज की है 310 करोड़ रुपए की बिकवाली। आइए अब एडिटर्स टेक में अनिल जी से समझते हैं कि आज इंट्राडे में निफ्टी ने रिकॉर्ड ऊंचाई छुई है, बाजार को कहां से मजबूती मिल रही है। भारतीय बाजारों में आज एक और ऐतिहासिक दिन रहा है। जी हां, इतिहास इस लिहाज से कि भले छोटे छोटे मार्जिन से सही, लेकिन निफ्टी ने दिन के दौरान भी और क्लोजिंग बेसिस पर भी आज बनाया नया रिकॉर्ड 17,438। जी हां, अब यह है लाइफ टाइम हाई, इतिहास में दर्ज हो चुका है। पूरे 2 अंकों से निफ्टी ने नया हाई बनाया और क्लोजिंग बेसिस पर 3 अंकों से नया हाई बनाकर 17,380 पर निफ्टी बंद हुआ है। सेंसेक्स ने हालांकि इंट्राडे में हाई नहीं बनाया, लेकिन मजबूती के साथ बंद हुआ। मजबूती बैंक निफ्टी में भी दिखी 2 दिनों की कमजोरी के बाद, लेकिन असली मजबूती तो निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी के बाहर है। लगातार 10 दिन से मिड कैप इंडेक्स हरे निशान में, लगातार 4 दिन से स्मॉल कैप इंडेक्स हाई पर हाई बनाता हुआ। यह है बाजार का दम। ब्रॉडर मार्केट में दमदार खरीदारी होती दिख रही है। मिड कैप शेयरों में बाहर लौटी है और फिर से पुराने लेवल्स और पुराने स्टॉक्स तेज दौड़ लगाते हुए नजर आ रहे हैं। एफआईआई की तरफ से मिला जुला सा कारोबार है, घरेलू फंड्स की तरफ से मिला जुला कारोबार है। ग्लोबल मार्केट्स भी बहुत तेजी में नहीं है, लेकिन कमजोर नहीं है। मिले जुले संकेतों के बीच में भारतीय बाजार अपनी ताकत पर टिके हुए हैं। एक बार लगा भी आज फिर से बाजार ऊपर की तरफ रेंज को ब्रेकआउट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन लाइफ टाइम हाई के आसपास आकर बाजार रुक गए। हल्के से मार्जिन से बनाया हाई, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पर लगातार 7 ट्रेडिंग सेशन से जो 17,300 के ऊपर निफ्टी बंद हो रहा है वो जबरदस्त है, और उसी के दम पर बाजार अभी भी अपनी तेजी को बरकरार रखने में कामयाब हुए हैं। और जब तक 17,300 के नीचे बंद नहीं होते तब तक कमजोरी का पहला संकेत भी आता दिखेगा नहीं, ये आप मानकर चल सकते हैं। बैंक निफ्टी भी 36,500 के आसपास ही लगातार बंद होता हुआ दिख रहा है, और सेंसेक्स भी लाइफ टाइम हाई के बेहद करीब बंद होता हुआ दिखा। तो कह सकते हैं एक बहुत ही बेहतरीन ट्रेडिंग सेशन, जहां भले ही सेंसेक्स और निफ्टी में, बैंक निफ्टी में हल्की मजबूती दिखी हो, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों की तेजी से इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स दोनों के चेहरों पर चमक और रौनक है। और कल के लिए खास स्ट्रैटेजी भी समझेंगे अनिल जी से, लेकिन उससे पहले सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन जान लेते हैं। हमारे से होगी आशीष चतुर्वेदी, हमारे साथ है। आशीष, जरा बताएं आज के कारोबार में कहां पर मजबूती थी और कहां पर सुस्ती दिखी। देखिए, अच्छे ग्लोबल संकेतों के चलते बाजार में तेजी के साथ शुरुआत हुई और निफ्टी ने जो है 17,438 का रिकॉर्ड स्तर छुआ। हालांकि उसके बाद अगर आप देखें तो निफ्टी में हल्की गिरावट देखने को मिली, लेकिन जो ब्रॉडर मार्केट पार्टिसिपेशन है भरपूर था, और खासतौर पर स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक्स में देखें तो बढ़िया तेजी देखने को मिली। निफ्टी बैंक की बात की जाए तो यहाँ पर भी अगर आप देखें तो करीब करीब 140-150 अंकों की तेजी के साथ जो है क्लोजिंग देखने को मिली। आइए सबसे पहले वो स्टॉक्स देख लेते हैं जो हमने आपको जी बिजनेस पर बताया। मिसेस बेक्टर्स फूड, ये स्टॉक जो है आपको बताया राकेश कुणाल चार्ट कॉर्नर में बढ़िया तेजी यहाँ पर देखने को मिली। हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज आपको सेठी साहब ने बताया। हीरो मोटोकॉर्प पर आपको खरीदारी की राय दी गई थी, और कॉस्मो फिल्म्स आपको जो है जैन साहब के जेम्स में बताया गया था। बढ़िया उछाल इस स्टॉक में देखा गया। सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन को अगर समझा जाए तो आज क्लियर कट तेजी देखने को मिली ऑटो स्टॉक्स में। पीएलआई स्कीम को लेकर भी कुछ खबरें आ रही हैं, इसका भी असर देखने को मिला, और एक तरफा बड़ी रैली स्पॉट्स में देखने को मिली। हीरो के बारे में मैंने आपको बताया। इसके अलावा फोर्स मोटर्स जो है, टाटा मोटर्स, डीवीआर, यहाँ पर खरीदारी देखने को मिली। सरकारी स्टॉक्स में एक्शन दोबारा लौटते हुए नजर आया, और काफी दिनों के बाद बीएचईएल, बीईएल जैसे स्टॉक्स में खरीदारी देखने को मिली। केमिकल स्टॉक्स में एक्शन भरपूर है, और खासतौर पर जो सर्फेक्टेंट्स बनाने वाली कंपनी है, क्योंकि जी बिजनेस में यार आपको खबर देखने को मिली थी कि इन पर भी जो है एक पीएलआई स्कीम का अनाउंसमेंट हो सकता है,
इसका असर देखने को मिला। गैलेक्सी सर्फेक्टेंट जोरदार उछाल खबर के बाद रहा। सारथी सर्फेक्टेंट्स करीब 17% के उछाल के साथ स्टॉक में क्लोजिंग देखने को मिली। और इनडायरेक्ट बेनिफिशियरी टीएन पेट्रो, ये स्टॉक आपको एसआईपी स्टॉक के तौर पे भी बताया था, अच्छी तेजी यहां पर भी देखने को मिली। बैंकिंग स्टॉक्स में एक्शन जो है दोबारा लौटते हुए नजर आया। यस बैंक, इसने पूरे तबके को लीड किया। करीब अगर आप देखें तो 12-15% की गेंस यहां पर देखने को मिले। इंडसइंड बैंक में दिन के दौरान ब्रेकआउट आया। इंडियन बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में तेजी देखने को मिली। एक और तबका खास है बाजार में एफएमईजी यानी फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स, यहां पर बढ़िया तेजी देखी जा रही है। ओरिएंट इलेक्ट्रिक 6-7% का मूव यहां पर देखने को मिला। बजाज इलेक्ट्रिकल्स, हैवेल्स जैसे स्टॉक्स में खरीदारी आई। टेलीकॉम स्टॉक्स में देखिए एजीआर भुगतान को लेकर कुछ राहत की खबरें आ रही हैं, इसका एक असर देखने को मिला। वोडाफोन आइडिया, इंडस्टार में खरीदारी देखने को मिली। भारतीय एयरटेल में करीब 1-1.5% की तेजी दिन के दौरान देखने को मिली। मेटल स्टॉक्स में देखिए क्योंकि स्टॉक ज्यादा चल भी चुके तो आज प्रॉफिट बुकिंग यहां पर हावी होती हुई नजर आई। स्टॉक बैन में है। नाल्को यहां पर करीब 2-2.5% की गिरावट रही। वेदांता, हिंदुस्तान जिंक, टाटा स्टील में मामूली गिरावट रही। और डिफेंसिव तौर पर माने जाने वाले एफएमसीजी स्टॉक्स में देखिए मेरिको, गोदरेज कंज्यूमर, एचयूएल, नेस्ले, यहां पर भी हल्की गिरावट रही। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो मेटल और एफएमसीजी, इन दो सेक्टर को अगर छोड़ दिया जाए तो बाजार में आज खरीदारी का रुझान देखने को मिला। तो बाजार में खरीदारी का रुझान देखने को मिला। अच्छे रिकॉर्ड भी बन रहे हैं बाजार में। विकास जी, तो ऐसे बाजार में क्या स्ट्रैटेजी रखने की सलाह देंगे? इंट्राडे पे कौन सी, हफ्ते भर का नजरिया कहां, और ऐसा ही मोमेंटम अभी आगे आने वाले दिनों में भी एक्सपेक्ट करें? हाँ बिल्कुल स्वाति, देखिए बाजार में तो दमदार तेजी का माहौल बना हुआ है। रोज नए शिखर छू रहा है बाजार, और खास करके जो मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स जो कि आम निवेशकों के पसंद के होते हैं, वहां पे तो एक ड्रीम रन चल रहा है। पिछले 10 दिनों से रोज नए हाइज लगते हैं, और मुझे लगता है ये जो तेजी है बिल्कुल जारी रहनी चाहिए। मतलब अभी इसको प्ले करना चाहिए लॉन्ग साइड में रह के ही। बाजार में ऐसे कोई चिंता की बात नहीं है। हालांकि कभी भी थोड़ा बहुत हल्का फुल्का करेक्शन आ सकता है, बट वो करेक्शन एक खरीदारी करने का ही मौका होगा। बाकी अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स में खरीदारी करने की सलाह है। और जो मेरा कल का इंट्राडे पिक होगा वो एक फार्मा स्टॉक है, ग्रेन्यूल्स इंडिया, जो कि आज 335 के लेवल पे बंद हुआ है। ये भी एक दमदार, एक फंडामेंटली सॉलिड कंपनी है जो कि विद इन द फार्मा स्पेस एपीआईज के कारोबार में है। एक सॉलिड फंडामेंटल्स है, अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। इस स्टॉक में करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की सलाह है। और मेरा इसमें कल के लिए टारगेट रहेगा 345 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना 330 रुपए का। और जहां तक मेरी पोजिशनल पिक का सवाल है, मैंने एक शुगर स्टॉक को पिक किया, द्वारिका शुगर, जो कि आज 70 रुपए पे बंद हुआ। जब हमारे आज बाजार बंद हो रहे थे तब हमने देखा शुगर स्टॉक्स में एक बहुत अच्छी दमदार तेजी देखने को मिली, और उसमें सभी स्टॉक्स ने थोड़ी थोड़ी चाल चली है। बट मुझे लगता है कल का दिन शुगर स्टॉक्स के लिए बहुत ही अच्छा रहना चाहिए। वैसे भी देखिए, एक तो फेस्टिव सीजन है तो यहाँ पे शुगर की डिमांड और शुगर के प्राइसेस अच्छे रहते हैं। फिर दूसरा, क्योंकि अगले साल यूपी में इलेक्शंस है और यूपी में शुगर एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, तो मुझे लगता है वहाँ पे शुगर इंडस्ट्री का पर्टिकुलरली ध्यान रखा जाएगा। तो उस लिहाज से भी शुगर सेक्टर अच्छा लगता है। फिर इंटरनेशनली भी शुगर के प्राइसेस में उछाल देखा गया है। हाल ही में वियतनाम, जो कि एक बड़ा शुगर प्रोड्यूसर है, वहाँ पे भी लॉकडाउन अनाउंस किया था, तो उसके वजह से भी शुगर के प्राइसेस अच्छे फर्म अप हुए हैं। तो ऑल इन ऑल ये सेक्टर अच्छा लग रहा है। और यहाँ से मैंने आज द्वारिका शुगर को पिक किया, जो कि फंडामेंटली एक अच्छी कंपनी, अच्छी दर से ग्रो हो रही है। तो इसमें करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की सलाह है। और मेरा इसमें पोजिशनली 85 रुपए का टारगेट है, और स्टॉप लॉस रखना है 65 रुपए का। तो एक दिन का नजरिया इंट्राडे में ग्रैन्यूल्स इंडिया में रखने की सलाह, और हफ्ते भर का जो व्यू है द्वारिका शुगर में रखने की सलाह विकास जी की। बातचीत जारी रहेगी, लेकिन एक और जरूरी खबर पर नजर डालते हैं। 17 सितंबर को होगी फुटसी की रीबैलेंसिंग। अब निवेश कहां से आएगा, किन शेयरों से निकलेगा पैसा, समझना जरूरी है। देवांशी के पास है पूरी रिपोर्ट, बताइए। जी बिल्कुल, अब देखिए फुटसी की जो सेमी एनुअल रीबैलेंसिंग है वो 17 सितंबर के क्लोजिंग से लागू होती हुई दिखेगी। यानी कि बहुत सारे बदलाव होते हुए दिखेंगे स्टॉक्स में, कई सारे स्टॉक्स में इनफ्लोस होते हुए दिखेंगे और बाकी सारे स्टॉक्स में आउटफ्लोस देखने की आशंका है। और इसी के चलते आप देखिए ये सारे स्टॉक्स पर 17 सितंबर की क्लोजिंग तक काफी हलचल देखने मिलेगी। सबसे पहले इनफ्लोस की अगर हम बात करें तो ज्यादातर जो इनफ्लोस होते हुए दिखेंगे वो अदानी ट्रांसमिशन, HDFC लाइफ, मैक्स फाइनेंशियल, मैक्स हेल्थ और आरती इंडस्ट्रीज में आपको देखने मिलेंगे। और $34 मिलियन से लेके $116 मिलियन तक के जो इनफ्लोज हैं वो इन्हीं स्टॉक्स में आपको देखने मिल सकते हैं। वहीं आप कुछ और स्टॉक्स की अगर बात करें, हैट्सन एग्रो, अल्काइल अमाइंस, बालाजी अमाइंस और साथ ही KPIT टेक्नोलॉजीज, ये सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पे इनफ्लोज देखने मिलेंगे, लेकिन छोटी मात्रा में, करीब 20 से $22 मिलियन तक के जो इनफ्लोज हैं वो आपको ये सारे स्टॉक्स में देखने मिलेंगे। दूसरी तरफ अगर आप आउटफ्लोज की बात करें तो ज्यादातर आउटफ्लोज जो है वो आपको IT स्टॉक्स में और साथ ही फाइनेंशियल्स में
देखने मिलेंगे। माना जा रहा है करीब 100 से $150 मिलियन तक के आउटफ्लोज देखने मिल सकते हैं और ज्यादातर जो आउटफ्लो है वो आपको इन्फोसिस, TCS, HDFC लिमिटेड और GIC में देखने मिलेंगे। तो 17 सितंबर की क्लोजिंग तक ये सारे स्टॉक्स आपके रडार पर रखिए जहां पे सबसे ज्यादा हलचल आपको देखने मिलेगी। चलिए, फुटसी रीबैलेंसिंग में पूरी डिटेल हमने समझी देवांशी से। अब जरा फोकस शिफ्ट करते हैं चावल कंपनियों पर। यहां पर कुछ हलचल नजर आ रही है। क्या हलचल है, आशीष का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। आशीष, जरा बताएं क्या है रीजन चावल कंपनियों के फोकस में रहने का? देखिए, भारतीय बासमती राइस एक्सपोर्टर्स के लिए बड़ी खबर है कि यूरोपियन यूनियन जो है एक्सक्लूसिव GI टैग जो है भारत की बासमती राइस को दे सकता है। बासमती राइस एक ऐसा वेरिएंट है जो बहुत लोकप्रिय है, पूरी दुनिया भर में इसकी मांग है और ये सिर्फ जो है भारत और पाकिस्तान में उगता है और दोनों देश में अगर आप देखें तो इसके GI टैग को लेकर विवाद आ रहा है। लेकिन अब क्लियर कट अपर हैंड जो है भारतीय बासमती राइस को देखने को मिलेगा, क्योंकि 10 तारीख जो है GI टैग रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख थी और पाकिस्तान ने क्या किया कि भारत के GI टैग का तो विरोध कर दिया, लेकिन जो फ्रेश आवेदन होता है वो आवेदन नहीं दिया। तो टेक्निकल जो जानकार है वो इस मामले में बता रहे कि अब भारत का जो है पड़ला इसमें भारी होते हुए नजर आएगा। वैसे भी अगर आप देखें तो भारत का जो बासमती राइस है बहुत खास है, कई सारे देशों में एक्सपोर्ट होता है और इनफैक्ट पाकिस्तानी बासमती राइस के मुकाबले भारतीय बासमती राइस की कीमतें अगर आप देखें तो $200 प्रति टन की कीमतें जो है अधिक होती हैं, क्योंकि प्रीमियम है, क्वालिटी पाकिस्तान से बेहतर होती है और पाकिस्तान में कुछ एक्सपोर्ट्स को लेकर दिक्कतें भी हैं। मिसाल के तौर पर कुछ समय पहले जो पाकिस्तान की तरफ से कंसाइनमेंट जो है यूरोप गया था तो वहां पर पेस्टिसाइड रेसिड्यू मिलने के चलते उस शिपमेंट को जो है नकार दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। तो भारत को वैसे भी अगर आप देखें तो एक अपर हैंड मिलते हुए नजर आ रहा है और इसके क्लियर कट बेनिफिशियरी 3 कंपनीज है। सबसे पहले देखिए KRBL भारत में बासमती राइस का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, दूसरे नंबर पर आता है LT फूड्स और तीसरा जो एक थोड़ा सा लिक्विड नहीं इतना चमनलाल सेठिया। इन तीनों कंपनीज को फायदा हुआ और इस पूरी खबर का जो है असर आपको स्टॉक प्राइसेस में भी देखने को मिला। करीब करीब आज दिन के दौरान देखें तो 3% की तेजी राइस स्टॉक्स में देखने को मिली। जी आशीष, शुक्रिया जानकारी के लिए। विकास जी, चावल कंपनियां क्या किया जा सकता है, कोई खास पसंद आपकी? बिल्कुल स्वाति, ये जो खबर है ये डेफिनेटली बड़ी पॉजिटिव है। अगर भारत को एक्सक्लूसिव राइट्स मिलते हैं यूरोपियन यूनियन में बासमती एक्सपोर्ट्स के लिए तो डेफिनेटली बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा। और इनमें ये जो तीनों कंपनियां की आशीष ने जिक्र किया उसमें मैंने KRBL और LT फूड्स दोनों को पहले भी रिकमेंड करा हुआ है। दोनों ही बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है बासमती राइस सेगमेंट में। KRBL का जो ब्रांड है इंडिया गेट और LT फूड्स का दावत, दोनों जाने माने ब्रांड है और दोनों को बहुत फायदा होना चाहिए। तो मुझे लगता है इन दोनों स्टॉक्स में इन लेवल्स पे भी या कोई भी गिरावट में खरीदारी करनी चाहिए। जी सर, आगे बढ़ते हैं। एक और एक्सक्लूसिव खबर अब आपके लिए लेकर आए हैं। सरकार जल्दी केमिकल और पेट्रोकेमिकल सेक्टर के लिए PLI स्कीम ला सकती है और जो सूत्रों से हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक सरकार की तैयारी अंतिम चरण में है। एक्सक्लूसिव जानकारी है हमारे सहयोगी चेतन भूटानी के पास। चेतन, जरा बताएं क्या है और डिटेल्स एक्सक्लूसिव खबर के? जी बिल्कुल, कुछ जो सरकारी सूत्रों से जानकारी मिल रही है वो ये है कि केमिकल और पेट्रोकेमिकल सेक्टर के लिए भारत सरकार बहुत जल्द एक प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लेके आने वाली। जी हाँ, इनफैक्ट फरवरी 2021 में जी बिजनेस सबसे पहले खबर ब्रेक करी थी कि एक प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम 5,000 करोड़ रुपए की तैयारी में है। इनफैक्ट हमारे जो सोर्सेज हमको बता रहे हैं कि उसका अब एक फाइनल अप्रूवल नीति आयोग में बचा हुआ है, जिसका मतलब है कि जो ड्राफ्ट कैबिनेट नोट है वो 5,000 करोड़ रुपए का केमिकल पेट्रोकेमिकल सेक्टर के लिए तैयार हो चुका है। वो एक नीति आयोग में एक मोहर लगाने की देर है, बस वो कैबिनेट भेजा जाएगा और उसके बाद उसका एक फॉर्मल अप्रूवल पॉलिसी का हो जाएगा। जो हमारे सोर्सेज हमको बता रहे हैं वो ये है कि डाइज और पिगमेंट सेक्टर के लिए 3100 करोड़ रुपए का आवंटन किया जाएगा प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के अंदर, और जो सर्फेक्टेंट सेक्टर है उसके लिए लगभग 2,000 करोड़ रुपए का एक आवंटन किया जाएगा, जिसके चलते जो डोमेस्टिक कंपनीज है वो काफी फायदे में रहेंगी और काफी ज्यादा आगे जाकर उस प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम का फायदा उठाकर अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी भी बढ़ा पाएंगे। तो आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं कि डाइज, पिगमेंट्स और केमिकल पेट्रोकेमिकल सेक्टर, सर्फेक्टेंट सेक्टर में काफी ज्यादा डेवलपमेंट्स होने वाली है। तो बस आने वाले कुछ हफ्तों में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यूनियन कैबिनेट इसका अप्रूवल करेगा और जब तक फॉर्मल पॉलिसी बनेगी तब ऑलरेडी डोमेस्टिक कंपनीज अपनी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की स्ट्रेटेजी भी बनाकर तैयार हो जाएंगी। शुक्रिया चेतन, एक्सक्लूसिव खबर पर और ज्यादा डिटेल्स हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं, वक्त हो गया है शो में शर्मा जी के ऑप्शन का। HDFC सिक्योरिटीज के VK शर्मा है हमारे साथ। सर, स्वागत है आपका शो में। कल की ऑप्शन स्ट्रैटेजी कहां रखें? जी,
स्वाति जी नमस्ते। सेगमेंट के इस सेगमेंट के खास दर्शकों को मेरा नमस्कार। और मैं आज का ऑप्शंस बताने के पहले कल के ऑप्शंस पर नजर डालना चाहूंगा। बीपीसीएल और जेएसडब्ल्यू स्टील दोनों ही थोड़े से ठंडे हैं, लेकिन स्टॉप लॉस नहीं हुए हैं। बीपीसीएल के अंदर वही स्टॉप लॉस रखिए जो कल बताया था, 7 रुपए का। और जेएसडब्ल्यू स्टील में आप ऑप्शन जो स्टॉप लॉस आपने रखा था 16 रुपए का, उसको बढ़ा दीजिए, 20 रुपए कर दीजिए। अब आते हैं आज का ऑप्शन के ऊपर। तो आज के ऑप्शन है टाटा पावर और एल&टी। तो दोनों ही मैन्युफैक्चरिंग और उस सेक्टर से हैं। तो टाटा पावर के अंदर 135 की कॉल आप ले सकते हैं 3 रुपए 40 पैसे पे। स्टॉप लॉस रखिए 2 रुपए 40 पैसे का। टारगेट आपका रहेगा 4 रुपए 90 पैसे। और एल&टी 1700 की कॉल 31 रुपए 80 पैसे पे ले सकते हैं। स्टॉप लॉस 23 रुपए। टारगेट आपका रहेगा 47। ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपके जो 2 ऑप्शन हैं, इनमें आप एक में ही काम करें, और जो आपको थोड़ा जो लेवल बताया गया उससे थोड़ा नीचे मिले तो और भी ज्यादा अच्छा है। भागते हुए स्टॉक के पीछे न भागे, बिकॉज आपके और भी दुनिया भर के क्या कई नामी गिरामी टेक्निकल एनालिस्ट और स्पेशलिस्ट बैठे हैं आपके पैनल पे, तो उनकी ओर भी ध्यान दीजिए। किसी प्रकार की कोई हड़बड़ या जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, ऑप्शन के पीछे भागना नहीं चाहिए, ठीक है। और स्टॉप लॉस को ऊपर बढ़ाते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद। और आइए अब कल की स्ट्रैटेजी समझने के लिए चलते हैं अनुज जी के पास और जानते हैं कल के बाजार के लिए कौन से अहम संकेत होंगे। भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स एकदम शांत, 5 पॉइंट नीचे शायद थे, बिल्कुल कम, लगभग फ्लैट। इसका मतलब है कि अमेरिका में आज क्या होगा पता नहीं, क्योंकि 5 दिनों की गिरावट के बाद कल अमेरिकी बाजार उछल गए। अब आज देखते हैं अमेरिका में किस तरह का ट्रेडिंग सेशन होता है, सुबह डाउ फ्यूचर्स कैसे क्या रहते हैं। लेकिन बड़े मुंह की उम्मीद किसी भी तरफ है नहीं। ऐसे में 17,250, 17,300 कल भी निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट का काम करेगा और ये लेवल, ये रेंज आसानी से टूटने वाली है नहीं। 17,425-30 के आसपास आकर बार बार अटक रहे हैं बाजार। एक बार वहां से पार निकले तो 17,500 के आसपास तक की जाने की तैयारी कर सकते हैं बाजार। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, 36,300, 36,400 की रेंज में सपोर्ट है और ऊपरी स्तरों पर 36,800, 36,900 की रेंज में हल्की फुल्की रुकावट। कोशिश बैंक निफ्टी भी कर रहा है कि थोड़ी मजबूती हो, लेकिन एक दिन की मजबूती के बाद 1-2 दिन थोड़ा सा ठंडा सुस्त मूवमेंट, फिर से बाजार रफ्तार पकड़ता है बैंक निफ्टी पर भी। लेकिन आज की क्लोजिंग उत्साह बढ़ाने वाली, क्योंकि दिन के दौरान भी और क्लोजिंग बेसिस पर भी निफ्टी ने बनाया नया हाई, और जब नए हाई पर आप बंद हो तो जाहिर सी बात है बाजार के मोमेंटम को तो आप स्ट्रॉन्ग मानेंगे ही। तो गिरावट में खरीदारी का मार्केट है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों पर अब भी फोकस करिए, वहां पर तेजी रहेगी बरकरार, और वहीं पर आपका व्यू पूरी तरह से तेजी का बनकर होना चाहिए। तो कल के बाजार पर तैयारी जानी, अब देखते हैं कल का ऑप्शन। आइए बात करते हैं एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पालविया जी से। सर बहुत स्वागत है शो में। कल के लिए कहां पर रखी जा सकती है ऑप्शन की स्ट्रैटेजी? या गुड इवनिंग। सो देखिए, मार्केट में जिस तरीके से लोअर साइड से रिकवरी हुई है, मार्केट की क्लोजिंग ये दिखाती है कि हम यहाँ से 17,450, 17,500 की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं। आज के सेशन में देखें तो कॉल राइटर्स ने अपनी काफी पोजीशन अनवाइंड करते हुए दिखे 17,300 की स्ट्राइक पे, जिससे ये दिखाते हैं कि एक शॉर्ट कवरिंग का मूव तो ऑलरेडी बन चुका है। पुट राइटर्स 17,300, 17,400 की स्ट्राइक पे भी आज के सेशन में एग्रेसिव पुट राइटिंग करते हुए दिखे। तो हमें लगता है ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा कल के सेशन में भी। 17,400 की कॉल बाय करने की सलाह देंगे, जो आज क्लोज हुई है करीब 50 रुपए के आसपास। इसमें हम स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे 30 रुपए का, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं टारगेट आना चाहिए इस कॉल ऑप्शन का 90 रुपए तक। और निफ्टी में हम टारगेट एक्सपेक्ट करें 17,450 के आसपास, तो ये कॉल ऑप्शन के टारगेट 90 रुपए तक आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में काफी अच्छा बाइंग एक्शन देखने को मिला है। हमें लगता है यहाँ से हीरो मोटर को बाय करना चाहिए, जिस तरीके से उसका टेक्निकल सेटअप है। हीरो मोटर में हमें लगता है कल के सेशन में 2900, 2920 तक के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं, तो हीरो मोटर 2810 के स्टॉप लॉस से भी बाय किया जा सकता है। जी बहुत शुक्रिया राजेश जी कल के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताने के लिए। और विकास जी आपसे समझेंगे लॉन्ग टर्म पिक कौन सी देने वाले हैं आज? बिल्कुल स्वाति, जो आज की मेरी लॉन्ग टर्म पिक है वो एक रियल एस्टेट स्टॉक है। स्टॉक का नाम है हेमिस्फीयर प्रॉपर्टी, जो कि आज 139, 140 के लेवल पे बंद हुआ है। एक बहुत ही अंडर वैल्यूड कंपनी है ये कंपनी।
टाटा कम्युनिकेशन से डीमर्ज होके ये कंपनी बनी है, जिसमें 770 एकड़ लैंड बैंक है, जो कि कई प्रोमिनेंट सिटीज जैसे पुणे, दिल्ली, चेन्नई, इन सब सिटीज में है। और इस जो 770 एकड़ जमीन की वैल्यू आकी जा रही है अराउंड 19,000 करोड़, जो कि एजीएम में मैनेजमेंट ने बताया, जो सर्कल रेट्स के मुताबिक, और उसके हिसाब से उन्होंने 751 करोड़ रुपए की स्टैंप ड्यूटी के लिए भी अप्रूवल लेके रखा है। और इस कंपनी की आज की मार्केट कैप है सिर्फ 4,000 करोड़, तो बहुत ही डीपली अंडरवैल्यूड लग रहा है ये स्टॉक। टाटा ग्रुप की भी अराउंड 23% हिस्सेदारी है, बाकी 51% ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मुझे लगता है ये स्टॉक यहाँ से अच्छा कर सकता है। आने वाले 9 से 12 महीने में 200 रुपए का टारगेट है, खरीदारी करने की सलाह है करंट लेवल्स में। हेमिस्फेयर प्रॉपर्टीज में लंबी अवधि की खरीदारी करने की सलाह विकास सेठी जी की। बहुत शुक्रिया विकास जी, शो में शामिल हुए। इसी के साथ इस शो में बस देखते रहिए जी बिजनेस।